हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट का। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी उपचुनाव के सियासी दांवपेच की। दरअसल एक और बीजेपी लोकसभा के डैमेज को कंट्रोल करने के लिए चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी हर सीट को माइक्रो मैनेज कर रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के बाद अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। मीरापुर सीट का सियासी समीकरण साधने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के दो लड़के भी लोकसभा के प्रदर्शन को दोहराने के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लेकिन दोनों लड़के साइकिल पर सवार होकर सियासत की डगर पर कितना चल पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में रस्साकशी हो रही है। फूलपुर सीट पर कांग्रेस दावा ठोक रही है, तो वहीं सपा भी फूलपुर से दावा ठोक रही है। फूलपुर में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल समेत कई बड़े नेताओं की नुक्कड़ सभाएं हो चुकी हैं, तो फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इसीलिए कांग्रेस हर हाल में फूलपुर सीट चाहती है। लेकिन इसके लिए दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे, जिसमें अमेठी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। इधर एनडीए की सहयोगी सुभासपा भी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी है। उपचुनाव की रणनीति को लेकर सुभासपा बैठक कर रही है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो भी यानी मायावती भी चुनावी दंगल में दसों ओर से हाथ आजमा रही हैं। ऐसे में उपचुनाव का रण बड़ा ही दिलचस्प और रोचक हो चला है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा हमारे तमाम मेहमानों के साथ जो कि हमारे साथ जुड़ेंगे। तो देखिए, उपचुनाव का दंगल जो है वो काफी रोचक और दिलचस्प हो चला है, और यूपी की राजनीति की जब भी हम बात करते हैं तो वो काफी, और देखिए किन किन सीटों पर अब उपचुनाव होगा। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए वो दिखा देते हैं। करहल पर उपचुनाव होने जा रहा है और करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। याद रही है, यहाँ पर से अखिलेश यादव विधायक रहे हैं। मिल्कीपुर जो कि अयोध्या की सीट आती है, अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र में आती है मिल्कीपुर, कटहरी काफी दिलचस्प हो जाती है। अब 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं सीटों पर, कुंदर की सीट काफी अहम रखती है, काफी मायने रखती है सीट, और चूंकि कई सीटें यहाँ पर ऐसी हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। गाजियाबाद जो कि बीजेपी का गढ़ रही है, और गाजियाबाद के जब से बना है तब से बीजेपी का ही इस पर कब्जा है। खैर, मीरापुर सीट भी काफी मायने रखती है, यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जो है वो जीत का दावा करती है। तो फूलपुर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के बीच में रसाकशी चल रही है। जैसे कि हमने जिक्र किया, मझवा में भी उपचुनाव होगा, यहाँ पर भी काफी रोचक मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा सीसामऊ सीट जो है वो भी काफी रोचक है, और ये वो 10 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होगा। करहल जहां से अखिलेश यादव विधायक रहे हैं, और ऐसे में उनकी भी प्रतिष्ठा यानी पार्टी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक सिंह लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। मैं बाकी सहयोगियों का भी रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले अभिषेक आप ही का रुख कर लेती हूँ। अभिषेक, क्योंकि 10 उपचुनाव सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है, 10 विधानसभा 10 सीटें हैं ऐसी, लेकिन ऐसे में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी भी कहने के लिए तो दो लड़कों की जोड़ी उतर रही है। बीजेपी एक और तो लोकसभा में हुए अपने डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी यानी सपा कांग्रेस अपना बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। लेकिन फूलपुर सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, रसाकशी चल रही है। क्या इनपुट्स है आपके पास? बार गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इस गठबंधन का स्वाद मिला। जो उपचुनाव में इस गठबंधन का पार्ट होंगी, यानी 5 सीटें जो कांग्रेस मांग रहा है, उस पर समाजवादी पार्टी कोई बातचीत अभी फिलहाल नहीं हो पाई औपचारिक तौर पर, लेकिन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स लगभग तय कर लिए हैं। बची हुई 4 सीटें, और जिसमें समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने डू एंड डाई सिचुएशन रख दी है। खासतौर पर फूलपुर को लेकर जिस तरह की कवायदे कांग्रेस कर रहा है, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वहां मौजूद हों, प्रदेश के बड़े चेहरे वहां मौजूद हों, फूलपुर में आज भी करेली में एक बैठक होने वाली है, और इसके अलावा प्रयागराज में एक बड़ा अमला कांग्रेस का लगातार जुटा हुआ है।
फूलपुर की घेराबंदी करने को लेकर। लिहाजा फूलपुर सीट जो परंपरागत तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत नाक का सवाल थी, कभी नेहरू गांधी परिवार से वहां चुनाव लड़ा जाता था, यानी खुद जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बाद से ही ये साफ कहा जाता था कि फूलपुर सीट को लेकर एक भावनात्मक एंगल भी है कांग्रेस का। और शायद यही वजह है कि फूलपुर को लेकर तो कोई बात ही कांग्रेस नहीं करना चाहती, बल्कि अपनी कवायदें अभी से शुरू कर चुकी है। गठबंधन को लेकर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, गठबंधन की सीट शेयरिंग्स को लेकर अभी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की पीठ थपथपाना शुरू कर दिया है। और वहीं फूलपुर को लेकर कांग्रेस ने अपना सटल डिसीजन लिया है और वहां पर अपना कैडर की तरफ से लगातार कार्यक्रम, लगातार वहां कैंप करना, लगातार फूलपुर सीट को लेकर के वहां कैंडिडेट से बातचीत करना, ये सारी कवायदें शुरू कर दी हैं। इससे एक बात बिल्कुल साफ है कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस तरह करहल जो सीट अखिलेश यादव ने छोड़ी, जहां से तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे, वैसा ही कुछ फूलपुर को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी एक मैसेज यानी पहले से ही दिए जाने की कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी को कि फूलपुर को लेकर कोई बात नहीं होगी, वो कांग्रेस के हिस्से में चाहिए ही चाहिए। इस तरह का मैसेज देने की कोशिश दोनों राजनीतिक दल कर रहे हैं। ऐसा बड़े कैनवस पर नजर आ रहा है कि 4 सीटें को लेकर कांग्रेस की बात बन सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने खुद ही जिन 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स को लेकर फिलहाल औपचारिक तौर पर नहीं लेकिन अनौपचारिक तौर पर लगभग चीजें तय कर ली हैं। चाहे वो मिल्कीपुर की सीट हो, चाहे वो करहल हो या बाकी सीटें हो, तो ये बिल्कुल साफ है कि जो बची 4 सीटें हैं उस पर कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी। समाजवादी पार्टी सहमति बना सकती है। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी, यानी आधे आधे पर चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ये बिल्कुल समझ रही है कि जिन सीट्स पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट विधायक हुआ करते थे, जो सांसद बन गए, उन सीटों पर तो पहला अधिकार सपा का ही रहेगा। लिहाजा इस बात को कांग्रेस को भी समझना होगा। बात रही फूलपुर सीट की, फूलपुर को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह स्टेप अहेड किया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने अपने कैडर को फॉरवर्ड गो नहीं किया अभी फूलपुर में। इससे एक मैसेज और है अंदरूनी तौर पर कि फूलपुर को लेकर सपा भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही और एक अंदरूनी सहमति बन गई है कि कांग्रेस फूलपुर में अपना कैंपेन अंदर से शुरू कर ले। जी बिल्कुल अभिषेक, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है कि आखिरकार यहाँ पर किस तरीके से क्या रणनीति है। मोहब्बत शबाब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी लखनऊ से। शबाब का रुख कर लेती हूँ। शबाब, क्योंकि यहाँ पर देखिए कांग्रेस के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है, समाजवादी पार्टी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि उस कॉन्फिडेंस के साथ तो आ चुके हैं अखिलेश यादव, क्योंकि बेहतर प्रदर्शन किया, एक बहुत कड़ी टक्कर, और हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन अखिलेश यादव ने इन उपचुनावों में किया। लिहाजा वो कॉन्फिडेंस से लबरेज हैं, लेकिन क्या ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो जाएंगे? क्योंकि हालांकि जिस तरीके से उनकी रणनीति तैयार हो रही है, वो एक सीट को लेकर काफी मंथन भी कर रहे हैं, जद्दोजहद भी कर रहे हैं, सियासी बयानबाजी भी उनकी उन्हीं पिच पर नजर आ रही है। क्या लगता है, क्या उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की उतनी तैयारी रहेगी, और क्या बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती होने वाली है ये जोड़ी, 2 लड़कों की जोड़ी, अखिलेश और राहुल की जोड़ी? अपना असर दिखाएंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत सारी चीजों को बदला है। उत्तर प्रदेश में जो सिनेरियो चुनाव से पहले बन रहा था, लोकसभा चुनावों ने उस सिनेरियो को बदला। भारतीय जनता पार्टी को उसके मन मुताबिक सीटें नहीं मिली और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को उनकी उम्मीद से ज्यादा सीटें मिली। तो अब निश्चित तौर पर दोनों के लिए ये बाई इलेक्शन बहुत टफ सिचुएशन क्रिएट करेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी खोई हुई जमीन को तलाशना एक बड़ी चुनौती होगा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए अपनी चीजों को बनाए रखना एक बड़ा चुनावी एजेंडा होगा। अब बात अगर समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन की आप करें, तो अखिलेश यादव आज लखनऊ लौटेंगे दिल्ली से, और मुमकिन उम्मीद है कि दोपहर बाद पार्टी कार्यालय पर उनकी मुलाकात जो है वो पार्टी के पदाधिकारी। अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपनी चीजों को फाइनलाइज कर दिया है। जहां पर उनके विधायक थे या जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात को कह दिया है और कैंडिडेट भी वहां पर ऑलमोस्ट तय है। बाकी बची हुई 4 सीटों में फूलपुर की जो सीट है उसके लिए कांग्रेस को जगह मिल सकती है, कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है।
हालांकि समाजवादी पार्टी 3 अच्छा सीटें शबाब, अधिकतम। समाजवादी पार्टी का क्या आधार रहने वाला है, उनका क्या फॉर्मूला रह सकता है? क्योंकि देखिए फूलपुर सीट हो, मझवा सीट हो, करहल सीट हो, करहल तो फिर भी अखिलेश यादव का गढ़ रही है, मीरपुर हो, गाजियाबाद हो, खैर हो, मिल्कीपुर हो, मझवा हो, फूलपुर हो, यहाँ पर समाजवादी पार्टी का आधार या फिर बेस कह लीजिए वहाँ पर कम है। लेकिन इस बीच क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ मायावती कोई रणनीति बना सकती है कि उनका आधार नहीं है, उनका बेस वहां पर नहीं है, वोट बैंक उतना नहीं है, तो क्या इस बीच कोई फॉर्मूला मायावती कर सकती है? हालांकि आकाश आनंद को उन्होंने पहले ही दिल्ली यूपी से अलग कर दिया। देखिए, मायावती का सिनेरियो बिल्कुल राजनीतिक पृष्ठभूमि से अलग होता है। नो डाउट उनके यहाँ कैंडिडेट का तय होना या चुनाव लड़ना बसपा सुप्रीमो मायावती तय करती हैं। लेकिन पहले मैं आपको अगर इन 10 सीटों का गणित आपको बता दूं समाजवादी पार्टी के लिहाज से, तो मोटा मोटा ये समझिए, सबसे पहले अयोध्या की सीट है मिल्कीपुर, जहाँ से अवधेश प्रसाद सांसद हो गए। अब इस सीट पर उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है। ये बात, नाम जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल है, बस अखिलेश यादव के फाइनल मोहर की अब दरकार है। दूसरी सीट चली जाते हैं आप अंबेडकर नगर में, कटेरी, जहां से लालजी वर्मा विधायक हुआ करते थे और वो सांसद बने। अब उनकी जगह पर उनकी बेटी छाया वर्मा को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि वो लालजी वर्मा की मजबूत सीट है। तीसरी सीट है करहल, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक थे, वहां से पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, नाम ऑलमोस्ट तय है। चौथी सीट है सीतामऊ कानपुर से, जहां पर इरफान सोलंकी को सजा हुई, जिसके बाद वो सीट रिक्त हुई है। अब उस सीट पर उनके ही परिवार में उनकी पत्नी या उनकी मां को टिकट समाजवादी पार्टी दे सकती है। ये बात खुली तौर पर कही जा रही है। चौथी सीट जो है, पांचवी सीट जो है, वो है मीरापुर, जहां से पूर्व सांसद कादिर राणा मजबूत कंडीशन में है। इसके बाद कुंदर की सीट है, जहां से पूर्व एमएलए हाजी रिजवान मजबूत कंडीशन में है, समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। इन 6 सीटों के अलावा जो 4 बची हुई सीटें हैं, उनमें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए मौका छोड़ रही है कि आप इनमें से 2-3 सीटें लेकर अपने चुनाव में आगे बढ़ जाइए, क्योंकि समाजवादी पार्टी 3 सीटों से ज्यादा कांग्रेस को देने की मूड में नहीं है। अब ये बात समझिए कि बहुजन समाज पार्टी के लिए बाई इलेक्शन कितना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती हाल फिलहाल के दिनों से ही बाई इलेक्शन लड़ने के चुनाव में उतरी है, वरना बसपा कभी भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती बिल्कुल, थी। ये काफी शबाब दिलचस्प भी हो गया है, क्योंकि मायावती हमेशा से बचती आई है कि वो उपचुनाव में कम ही ऐसा अक्सर होता है, कम हमने देखा है कि मायावती बाई इलेक्शंस में इतनी रुचि और इतनी दिलचस्पी दिखाती हूँ। अब इसको क्या समझा जाए, ये पार्टी को जिंदा रखने की या फिर पार्टी को एक आधार देने की, मजबूती देने की एक मजबूरी है या जरूरी है अब मायावती के लिए? और क्या मायावती एक चैलेंज क्रिएट करेंगी या फिर हो सकता है कि उनका वोट शिफ्ट किया जाए अगर दूसरे दलों में, तो क्या इस परिप्रेक्ष्य में कुछ चैलेंज या कुछ चुनौती बाकी दलों को देती हुई मायावती नजर आ सकती हैं? मायावती अब चुनौती देने की कंडीशन में उत्तर प्रदेश की सियासत में मौजूद नहीं रह गई हैं। इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 2012 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद से ही लगातार मायावती का जो राजनीतिक ग्राफ है वो घटता जा रहा है। पहले अखिलेश यादव की सत्ता आई, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आई। अब 2027 में चुनाव जब होगा तो उसमें मायावती को बहुत प्रबल दावेदार के तौर पर इसलिए भी नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि मायावती का जो वोट बैंक है वो भी खिसक कर शिफ्ट हो चुका है। बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है, उसके बाद बचा कुचा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास में। क्योंकि जो सीटों का बाई इलेक्शन है उनमें 2 सीटें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनमें पहली है कटेरी और दूसरी है अयोध्या की, जहां से अवधेश प्रसाद विधायक थे, मिल्कीपुर। इन दोनों ही सीटों पर दलित मतदाता जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, या ओबीसी वोटर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, जो हार या जीत का फैसला तय कर सकते हैं। क्योंकि अवधेश प्रसाद पासी की जो सीट है वो तो रिजर्व सीट है, वहां पर अवधेश प्रसाद पासी रिजर्व है, ऐसे में दलित मतदाताओं की तादाद वहां पर बहुत ज्यादा है। तो अब मायावती के लिए ये बड़ी चुनावी मजबूरी होगी कि वो कम से कम इन सीटों पर अपने और शबाब, ये जो जानकारियां मिल रही हैं, क्या सपा और कांग्रेस के बीच में कुछ सीटों को लेकर रसाकशी है? क्या यहाँ पर फायदा समाजवादी पार्टी के खिलाफ बसपा ले सकती है, मायावती ले सकती है? क्या चंद्रशेखर आजाद जैसे जो नेता उपचुनाव में इस बार नगीना से वो सांसद भी चुने गए, वो उभर कर आए हैं, पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती हुई नजर आई, तो क्या ये चंद्रशेखर आजाद जैसे जो नेता है वो भी एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं क्या चुनाव दलों को, जो यहाँ पर
बेहतरीन अपना प्रभाव रखते हैं, उस पर भी मैं आऊंगी इस सवाल के साथ। लेकिन रवि मेरे सहयोगी मेरे साथ लखनऊ से एक बार मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। एक बार मैं रवि आपका रुख कर लेती हूँ। रवि, क्योंकि इनपुट से मिल रहे हैं, जानकारी ये है कि कुछ दरारों की खबरें हैं, क्या जो कॉम्बिनेशन है सपा और कांग्रेस का, उसके बीच में कुछ रसाकशी चल रही है, कुछ तनाव चल रहा है सीटों के बंटवारे को लेकर या सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को लेकर। आपके पास क्या जानकारी है और इसका कितना फायदा बाकी दलों को होगा, चाहे मायावती ले लीजिए या फिर बीजेपी ले लीजिए या फिर चंद्रशेखर आजाद ले लीजिए? हाँ, देखिए कई चीज़ें हैं। अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा जनाधार नहीं था, लेकिन जिस तरीके से जो चुनाव में नतीजा है उससे कांग्रेस पार्टी उत्साहित है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो चुनाव लड़ा गया है उससे दोनों को ही फायदा हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली, कांग्रेस की बात करें कांग्रेस को भले ही कम सीटें मिली हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का उत्साह पूरी तरीके से बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और इस उत्साह के साथ में ही जो 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, जो लोकसभा चुनाव के बाद सीटें खाली हुई हैं, उस पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी कर रही है। 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी या एनडीए के विधायक थे, लेकिन हालांकि अभी लोकसभा चुनाव के बाद सीटें खाली हुई हैं, इस पर कांग्रेस पार्टी अपना दावा पेश कर रही है। हालांकि उसके अलावा जो 5 सीटें बचती हैं उसमें समाजवादी पार्टी की वो सीटें मानी जाती है, इसलिए समाजवादी पार्टी का वहां पर जो पूरी तरीके से दमखम के साथ दावा बनता है। ऐसे में जो 5 सीटें बचती हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो करीब 2 से 4 सीटें देने को लेकर जरूर समाजवादी पार्टी जब चर्चाएं जरूर हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी है करीब 5 सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। हालांकि बड़ी पार्टी के तौर पर समाजवादी पार्टी को तय करना है कितने सीटों पर सहमति बनती है। हालांकि ये पूरा ये सीटों बंटवारे का जो पूरा मामला है वो शीर्ष नेताओं तक जा चुका है, यानी दिल्ली बार तक ये पूरी बात पहुंच चुकी है। हालांकि इसको लेकर हाल ही में कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उन सभी 5 सीटों को लेकर सभी जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी, वो सभी बुलाए गए थे और कहीं ना कहीं एक सर्वे कराया गया है ताकि पता चल सके कि 5 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी की जो दावेदारी कितनी मजबूत है। और इसी बैठक के बाद में फिर अब ये माना जा रहा है कांग्रेस पार्टी उन 5 सीटों पर दावा कर रही है जो बीजेपी या एनडीए के विधायक जहां पर थे। लेकिन अभी अगर वो 5 सीटों की बात करें उसको लेकर दावेदारी जरूर पेश की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो ज्यादा सीटों की बात जरूर उनकी तरफ से है कि यानी कि वो 10 में से ज्यादा सीटें वो चाहते हैं, लेकिन फिलहाल तय करना है कि क्योंकि सीधी लड़ाई है वो 2027 की है। 27 में जब चुनाव होना है उसमें अगर साथ रहते हैं तो कितना फायदा होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव से जो नतीजा हैं वो साफ करते हैं कि आने वाले समय में जब चुनाव होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं लाभकारी रहा है और इसी को लेकर ही ये दोनों ही पार्टियां हैं वो उत्साहित है। हालांकि समाजवादी पार्टी को जरूर बड़ा फायदा हुआ है, कांग्रेस पार्टी को भी फायदा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर बीते चुनाव की बात करें तो जो नतीजे रहे वो बहुत ही बेहतर नहीं रहे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा मौका है, जो मौका अभी लोकसभा चुनाव में मिला है, जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, यूं कहें कि जो सीटें मिली है उससे कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जरूर उत्साह बढ़ा हुआ। ऐसे में अगर मौका मिलता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि उनको 5 सीटों पर अगर मौका मिलता है तो 5 सीटों पर जीत हासिल कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ऐसा उनका मानना है। जी, और इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने दोनों सीटें अपने नाम की लोकसभा चुनाव में, हालांकि वजह चाहे कुछ भी रही हो, चाहे नाराजगी रही हो बीजेपी के लिए, एंटी इनकम्बेंसी रही हो या फिर कोई और वजह अंतरखानी रही हो, लेकिन उसका फायदा मूलभूत से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिला है। शबाब का मैं रुख कर लेना चाहती हूँ एक बार फिर से। शबाब, क्योंकि नगीना सीट से चंद्रशेखर आज़ाद सांसद चुन लिए गए हैं, अब चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी का और नेता का इस तरीके से उभरना, क्या समाजवादी पार्टी को यह आशंका है कि अगर उनकी गैर मौजूदगी इन उपचुनाव में रहती तो उनके वोटर शिफ्ट हो जाते और इस वजह से समाजवादी पार्टी ने ये फैसला किया, बसपा ने, मायावती ने ये फैसला किया कि वो इस बार चुनाव मैदान में अपनी 10 के 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली हैं। दूसरा सवाल ये भी कि समाजवादी और कांग्रेस की ये जो खटपट चल रही है, ये जो तनाव चल रहा है, रसाकशी चल रही है, हमने देखा कि अयोध्या जैसी सीटें भी बीजेपी हार गई लोकसभा चुनाव में। यहाँ पर अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं या फिर अगर हम बात करते हैं वाराणसी जैसे ज़िले की, तो यहाँ पर भी हमने देखा कि वाराणसी में भी बहुत ही उतने बड़े अंतर और उतने बड़े मार्जिन के साथ अपना उम्मीदवार नहीं जीते थे बीजेपी के। लेकिन अब बात है गाजियाबाद की या फिर हम बात कर ले बाकी सीटों की जहाँ पर बीजेपी का एक अच्छा बेस रहा है। क्या इस बार भी अगर उसी मोमेंटम के साथ बीजेपी चलती है तो क्या खामियाजा उठाना पड़ सकता है? मोहम्मद शबाब, आवाज मिल रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए इस बात को पहले मैं आपको समझाऊं कि मायावती ने पहली बार बाई इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं किया है। मायावती इससे पहले भी बाई इलेक्शन लड़ चुकी हैं, तो इस बात से ये समझा जा सकता है कि चंद्रशेखर रावण, हाँ,
चंद्रशेखर रावण उनके लिए बड़ी चुनौती नहीं है। मायावती चंद्रशेखर रावण को कहीं भी चुनौती नहीं मानती। चंद्रशेखर रावण नो डाउट इस बार नगीना से सांसद बने हैं, उनका एक बड़ा जनाधार है, उनकी पार्टी अपना काम कर रही है, लेकिन मायावती का जो वोट बैंक है वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है, और बसपा के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने खोए हुए वोट बैंक को वापस पा सकें। इसीलिए जो कोटे की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, उसको लेकर के मायावती इकलौती नेता है जो मुखर हैं, लगातार इस बात पर अपनी बात कह रही हैं। वो कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परसों, तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज के लोगों को ये समझना चाहिए कि चुनावों से पहले जो लोग बातें करते हैं वो लोग आपके मुद्दों पर कितना अग्रसर हैं। तो मायावती ये चाहती हैं कि खोया हुआ उनका जो वोट बैंक है वो उनके पास लौटे, ताकि वो अपनी खोई हुई सियासत जो हाशिए पर चली गई है उस पर वापस फ्रंट फुट पर आ सके। दूसरी बात, अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए ये चुनाव नो डाउट एक बड़ी चुनौती है, लेकिन जो सीटों का बंटवारा है वो अखिलेश यादव को तय करना है, क्योंकि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी के तौर पर है। कौन क्या मांग रहा है ये बड़ी चीज नहीं है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कांग्रेस से ये बात साफ तौर से कह दी है कि आपकी कितनी सीट पर जिताओ कैंडिडेट है आप बताइए, वो कितने परसेंटेज जीतने की गुंजाइश रखते हैं आप ये बताइए। इन 6 सीटों पर हमारे कैंडिडेट ये हैं, ये चुनावों में हालांकि शबाब आपको याद होगा कि शुरुआती तौर में जब यूपी की सीटों का बंटवारा दोनों दलों के बीच में हो रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने चाहा था कितनी सीटें उन्हें मिले, लेकिन अखिलेश यादव बिल्कुल राजी नहीं थे। उन्होंने कहा था कि मैं 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं। हालांकि फिर बाद में सहमति बनी, तो यही इस बार भी हो सकता है कि शुरुआती तौर पर रसाकशी की जानकारियां हो या फिर इस तरह की परिस्थिति बने, लेकिन अंत भला तो सब भला। देखिए, सीटों के बंटवारे में कांग्रेस के पास कितनी जिताऊ कैंडिडेट हैं वो उनको बताने पड़ेंगे। जैसे कि फूलपुर की सीट कांग्रेस मांग रही है वो दी जा सकती है, कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है। इसके अलावा जो दूसरी 4 बची हुई सीटें हैं उनमें कांग्रेस क्या सीटों की डिमांड करती है, अभी कांग्रेस की तरफ से कोई भी ऑफिशियली बात मीडिया के सामने चर्चा में नहीं की गई है। हालांकि उम्मीद ये मान के चलिए कि कांग्रेस 3 सीट से ज्यादा उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में नहीं पाएगी। अखिलेश यादव पिछले चुनावों की जीत से लबरेज हैं, उनको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि पिछले चुनाव में जनता उनके साथ थी और इस बार के भी बाई इलेक्शन में उनके कैंडिडेट जो है वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए जो जीते हुए सांसद बने हैं विधायक, उनके ही परिवार वालों को अखिलेश यादव टिकट देने से भी कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। फिर चाहे उन पर परिवारवाद का कोई एलिगेशन लगाए या कोई बात कहे, वो कहते हैं कि जो कैंडिडेट हमारे लिए जिताऊ होगा हम उसको टिकट देंगे। वो भैया किसी भी परिवार का हो, कहीं का भी हो, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जीत मायने रखती है, जीत मायने रखती है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शबाब, आप हमारे साथ जुड़े और इतने बेहतर तरीके से आपने विस्तार के साथ जानकारी और समीकरणों को समझाने की कोशिश की। मेरे सहयोगी रवि भी मेरे साथ जुड़े थे, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रवि आपका। और मेरे सहयोगी अभिषेक भी मेरे साथ जुड़े थे, अभिषेक आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, उपचुनाव की तैयारी किसका दांव पड़ेगा भारी, ये सवाल इसीलिए क्योंकि हर दल अपनी तरफ से कमर कस चुका है, लेकिन कुछ सीटों पर कुछ दलों की तरफ से अभी भी रसाकशी जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।